हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वेलकम टू इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन का दी एंड द पार्ट नंबर 2 ऑफ सिंक्रोनस मशीन। आज हम सिंक्रोनस मोटर के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंक्रोनस जनरेटर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स पर काफी सारे क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप के आपके सामने लेके आया हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा जो कि सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस को करने में हमेशा बच्चों को दिक्कत आती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। क्वेश्चंस के थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं। एज यू ऑल नो, मैं हमेशा डिटेल में चीजों को बताता हूं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप जरूर पेपर के अंदर चमकोगे। और दोस्तों, इसका हर एक लेक्चर बहुत ही ज्यादा यूनिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के सभी लेक्चर्स को पढ़ के जरूर जाना है, रिवाइज भी करना है, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी स्टूडेंट मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन एमईएस एंड आल्सो हैव बीन सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ दीस एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 6 इन केंद्रीय विद्यालय। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 इयर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये टेलीग्राम चैनल है ऋषभ अग्रवाल डब्ल्यू, इस पर पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन। अगर एक ऑल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, जनरेटर ही है, ऑल्टरनेटर है, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? अब देखो, अगर हम एक ऑल्टरनेटर की बात करें तो उसका जो सर्किट बनता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। एक ईएमएफ का सोर्स होता है, फिर एक लोड होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ का सोर्स है एट एंगल डेल, ये आर ए है, ये जे एक्सेस है, और यहाँ पर वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो अगर मैं VT निकालूं तो क्या आएगा? EF माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस जे एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है, आर्मेचर करंट आई ए। अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ का जो लोड है उसका जो एंगल है ना, करंट जो ड्रॉ होगी आई ए, वो जीरो एंगल पे होगी। तो बेसिकली फिर भी ईएफ में से कुछ पोर्शन तो घट ही रहा है ना, ये पोर्शन तो ईएफ में से हमेशा घटेगा। तो वीटी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? हमेशा लेस देन ईएफ ही आएगी। यूनिटी पावर फैक्टर होने पे भी वीटी में से ईएफ में से कुछ पोर्शन घटेगा, तो वीटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस देन ईएफ आएगा। तो लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है ईएफ माइनस वीटी अपॉन वीटी। वीटी छोटा है, ईएफ बड़ा है, तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इंड्यूस्ड ईएमएफ से कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब वीटी, और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, VT बराबर EF माइनस आई इंटू आर ए प्लस जे एक्सेस। VT का मैग्नीट्यूड EF से कम आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। एक 3 फेज ऑल्टरनेटर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फील्ड करंट दे रखा है आपको, प्रोड्यूसेस ए फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 200 एम्पियर ऑन शॉर्ट सर्किट एंड 1730 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट। मतलब जो आर्मेचर करंट है शॉर्ट सर्किट पे कितनी दे रखी है? 200, एंड ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखा है 1730। हमें सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? वोल्टेज अपॉन करंट कर देंगे। तो 1730 डिवाइड बाय 200 करो, कितना आ गया? 173 अपॉन 20। तो ये कितना आ जाएगा? 20 8 8 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, है ना। ओम। आपका ऑप्शन हो गया डी। और आप बड़े प्यार से इसको ऐसे लगा देंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। समझे मेरे भाई? अब ऐसा क्यों साहब, ये क्या हो गया? एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो मेरे भाई इसलिए क्योंकि आपको 3 फेज ऑल्टरनेटर दे रखा है। मतलब ये जो वोल्टेज है एक्चुअली में, ये लाइन वोल्टेज है। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 3 फेज ऑल्टरनेटर है या नहीं। जब भी 3 फेज ऑल्टरनेटर अगर उसने मेंशन किया है तो वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज होगा। तो आपको क्या करना होगा? फेज वोल्टेज लेना पड़ेगा इंपेडेंस के लिए। तो इसीलिए करेक्ट क्या हो जाएगा? 1730 डिवाइड बाय √3 और डिवाइड बाय आपका 200। तो ये आ जाएगा √3 1.732 होता है, तो ये 1000 अपॉन 200 बचेगा, मतलब 5 ओम इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये है गलत। समझे?
तो उसने किस तरीके से आपके दिमाग को ट्रिक कर दिया और क्वेश्चन का आंसर गलत निकलवा लेगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, अगर सिंगल फेज ऑल्टरनेटर लिखा होता तो हम सिर्फ 1730 लेते हैं, लेकिन 3 फेज ऑल्टरनेटर लिखा है तो हमेशा √3 से डिवाइड करना नहीं भूलेगा। चलिए बढ़िया, इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ए 3 फेज ऑल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग। लीकेज रिएक्टेंस कैसे निकालें? तो देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगुलर मेथड होता है, पोटियर ट्राइंगल, उसी की मदद से हम लोग लीकेज रिएक्टेंस निकालते हैं। देखिए आप इस फिगर को, इस फिगर में देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है भाई। देखो, आपको ईएमएफ दिख रहा है, आपको फील्ड करंट दिख रही है। ठीक है, हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किए हैं, एक ओसीसी और एक जेडपीएफसी। इन दोनों की मदद से हम लोग ये पोटियर ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में ये वाली जो चीज है, ये यही है लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू। मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लीकेज रिएक्टेंस है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, ये आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है। तो इस पोटियर ट्रायंगल में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल, ये पूछता है पेपर के अंदर कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, लीकेज रिएक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप, IAXAL है ना, लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, वो एक एमएमएफ है, आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस पोटियर ट्रायंगल बना के। और पोटियर ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ओसीसी और जेडपीएफसी, ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हम लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए बढ़िया, अब देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, इसको हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं। विद रेस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटर रोटर टाइप सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया है कि जो सैलिएंट है वो लो स्पीड टाइप है, और जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल टाइप है, वो हाई स्पीड वाला है। उसको टर्बो ऑल्टरनेटर बोलते हैं सिलेंड्रिकल वाले को, सैलिएंट वाले को हाइड्रो ऑल्टरनेटर बोलते हैं। तो सैलिएंट पोल कॉजेस स्पीड फ्लक्चुएशन। और एक और पॉइंट पढ़ा था, क्या बताओ, हंटिंग किसमें होती है? क्या सिलेंड्रिकल वाले में हंटिंग होती है? नहीं होती, उसमें यूनिफॉर्म एयर गैप है, तो नो हंटिंग। और यहाँ पे हंटिंग अकर्स। बस हो गया काम। डायमीटर वगैरह, एक्सेल लेंथ वगैरह वो आपको पता है। तो सैलिएंट पोल में कॉजेस स्पीड फ्लक्चुएशन एंड सुटेबल फॉर हाई स्पीड, गलत। कॉजेस स्पीड फ्लक्चुएशन सुटेबल लो एंड मीडियम स्पीड्स, कॉजेस नो स्पीड फ्लक्चुएशन सुटेबल फॉर हाई स्पीड, ये सही है। कॉजेस नो स्पीड फ्लक्चुएशन, बोल रहा है नो स्पीड फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन होती नहीं, हंटिंग नहीं होती है, सुटेबल फॉर हाई स्पीड, गलत। कॉजेस नो स्पीड फ्लक्चुएशन, गलत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका डायमीटर कितना ज्यादा है सैलिएंट पोल वाले का, और एक्सियल लेंथ है बहुत ही कम, है ना, ये एक्सियल लेंथ है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर लगभग लगभग 5 टाइम्स ऑफ एक्सियल लेंथ होता है। यहाँ पे देखिए एक्सियल लेंथ कितनी ज्यादा है, ठीक है, और डायमीटर कितना है, इतना सा है। तो यहाँ पे एक्सियल लेंथ लगभग लगभग 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है। अंडरस्टूड? चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखो मित्रों, ये क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको फेजर डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए भाई, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं क्लियर कर पाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो फेजर्स है ना, ये बताता है इसकी जितनी लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड बताता है उस वैल्यू का। जैसे E है, तो E की लेंथ अगर हम देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे डालेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड है E का, वो लेस देन है मैग्नीट्यूड ऑफ V से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अंडर एक्साइटेशन है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है, अंडर एक्साइटेशन फिनोमेना है। किसकी बात चल रही है, द फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस इज शोन, द मशीन इज एक्टिंग एज अ, ये भी पहचानना है कि जनरेटर है या मोटर है, ये भी पहचानना है कौन से पावर फैक्टर पे काम कर रही है। अब देखिए, अंडर एक्साइटेशन तो पता कर लिया, लेकिन जनरेटर है कि मोटर, ये कैसे मालूम चले? एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसका क्या होता है, उसमें हमेशा ईएमएफ लीड करता है वीटी से। कितने एंगल से, डेल एंगल से। और मोटर के अंदर हमेशा कौन लीड करता है,
VT लीड करता है, ठीक है, VT लीड्स EF बाय डेल। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इतने तो काम खत्म। जैसे ये एंगल डेल होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे E लीड कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो EMF आगे चल रहा है, VT पीछे चल रहा है, तो EMF लीड्स VT बाय डेल। तो ये क्या है, जनरेटर। अब जनरेटर है तो ये गया, और कौन सा एक्साइटेशन है, अंडर एक्साइटेशन है भाई। और अंडर एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया, कौन सा पावर फैक्टर बताओ, अंडर एक्साइटेशन का मतलब हो गया जनरेटर के लिए लीडिंग पावर फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर एंड ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्लियर है, आंसर इज बी। अंडरस्टूड। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अभी अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशन अमंग EF, VT एंड डेल फॉर अ जनरेटिंग सिंक्रोनस मशीन। और मैंने क्या बताया, देखो सिंक्रोनस जनरेटर में क्या करता है, EF लीड्स VT, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF लीड्स VT बाय एन एंगल डेल। ये सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। क्या सिंक्रोनस मोटर का भी कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, उसमें VT लीड करता है EF से, या फिर बोल सकते हैं EF लैग्स VT। तो EF लैग्स VT बाय एंगल डेल, ये है सिंक्रोनस मोटर के लिए। आगे समझ में, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें ये स्लिप टेस्ट करके XD और XQ निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। XD क्या हो जाता है, Vmax अपॉन I मिनिमम। तो निकाल लो कितना आ रहा है, Vmax दे रखा है 30, I मिनिमम दे रखा है 6.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.16 लगभग आ जाएगा। और XQ जो है वो क्या आएगा, V मिनिमम अपॉन I मैक्स। V मिनिमम कितना है भाई, V मिनिमम है 25, I मैक्स है 10, तो ये आ जाएगा 2.5। तो आंसर आ गया आपका B। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इधर, when a synchronous motor is started the field winding is energized। आप सबको पता है कि भाई जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होता है हमारे पास, वो कैसी होती है, सेल्फ स्टार्टिंग है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सर वो तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। तो क्या करना पड़ता है भाई, हमें अलग से किसी और मशीन की मदद लेके हमें उसे चालू करना पड़ता है, या डैम्पर वाइंडिंग की मदद से। ठीक है, तो जब हम उसे ऑन करते हैं तो मान लीजिए हमने उसके साथ कोई एक मशीन कनेक्ट कर दी, जैसे ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, हमने उससे क्या किया, एक मोटर को कपल कर दिया, एक छोटी मोटर को कपल कर दिया, ठीक है। पोनी मोटर बोलते हैं, पोनी मोटर मतलब स्मॉल इंडक्शन मोटर, इसको कपल कर दिया मान लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पोनी मोटर है, ये सिंक्रोनस मोटर के रोटर को घुमाएगी, किस स्पीड तक घुमाएगी, ये घुमाएगी पोनी मोटर, इट विल रोटेट टिल लेस देन ns स्पीड, लेस देन ns। सिंक्रोनस स्पीड जो डिफाइंड होती है उससे थोड़ा सा कम मैग्नीट्यूड तक, कम वैल्यू तक पूरी मोटर सिंक्रोनस मोटर को घुमा देगी, उसके रोटर को। और फिर क्या होता है, उसके बाद दोनों के दोनों स्टेटर और रोटर सिंक्रोनिज्म में आ जाते हैं, एक दूसरे के पोल्स लॉक हो जाते हैं और रोटर एनएस पे घूमने लगता है। ये सारा का सारा थ्योरी वाला पार्ट है। आई होप आपने इतनी थ्योरी तो कवर की होगी, अगर नहीं की है भाई तो फिर कवर करो, ठीक है ना। तो बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को कब एनर्जाइज करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में हम सप्लाई तब देते हैं जब रोटर हमारा नियर टू एनएस घूमने लगे। आफ्टर द मोटर हैज अटेन्ड द सिंक्रोनस स्पीड एंड सिंक्रोनाइज्ड, जी नहीं, व्हेन अ मोटर अटेन्स अ स्पीड स्लाइटली लेस देन एनएस। फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज कब करेंगे, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई तब देंगे जब रोटर हमारा लेस देन एनएस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग के दो काम हैं, क्या क्या, एक है टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क, लास्ट लेक्चर में कराया था ये क्वेश्चन, और टू रिड्यूस हंटिंग, हंटिंग को रिड्यूस करना। ठीक है, तो टू स्टेबलाइज सप्रेस रोटर ऑसिलेशन एंड डेवलप नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क। डी, बोथ बीएनसी करेक्ट है। ये देखिए ये रही डैम्पर वाइंडिंग, इस डैम्पर वाइंडिंग ये कहां पे लगती है, ऐसे लगती है ना,
जो पोल्स होते हैं उसके फेस में लगती है, पोल्स फेसेस, ठीक है। देखो, अ सिंक्रोनस मोटर कंसिस्ट ऑफ अ डैम्पर वाइंडिंग इन द रोटर पोल फेसेस। किसके बने होते हैं ये? कॉपर या ब्रॉन्ज के बार्स होते हैं, प्लेस्ड इन रोटर पोल फेस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले भाई, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अ सैलिएंट पोल मोटर इफ इट्स फील्ड करंट इज स्विच्ड ऑफ। बहुत ही सिंपल है, अगर ईएफ को जीरो कर दें, फील्ड करंट को स्विच ऑफ कर दें, तो सैलिएंट पोल मोटर में जो आउटपुट पावर है वो किसके बराबर रह जाएगा? सिर्फ रिलक्टेंस पावर के बराबर रह जाएगा सिर्फ, है कि नहीं? तो आउटपुट पावर किसके बराबर आएगा? सिर्फ और सिर्फ रिलक्टेंस पावर के। अब देखिए, पूछ ये नहीं रहा कि कौन सी पावर बचेगी, कुछ और पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। फील्ड करंट को ऑफ कर दिया तो सिर्फ रिलक्टेंस पावर रह गई, प्रोवाइडेड द मोटर रन्स एट नो लोड। पूछ ये रहा है कि मोटर के पास कोई लोड नहीं डाला और सिर्फ रिलक्टेंस पावर है, तो मोटर घूमेगी किस रफ्तार से? तो हमेशा याद रखिएगा, व्हेन मोटर इज एट नो लोड, जब मोटर नो लोड पर होगी, मतलब कोई भी लोड नहीं होगा, देन इट कंटिन्यूज टू रन, इट रन्स एट एनएस। समझ गए? एक्साइटेशन बंद करने के बाद भी अगर मोटर पे एक्साइटेशन अगर ऑफ भी कर दिया और नो लोड है, तो मोटर एनएस पर ही घूमेगी। इस पॉइंट को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, इट कंटिन्यूज टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, क्लियर है एकदम बात? नो लोड की कंडीशन पे मोटर सिंक्रोनस स्पीड तक पे ही लगातार घूमती रहेगी, इतना रिलक्टेंस पावर में दम है कि वो उसको एनएस पे ही घुमा सके। ठीक है, चलो भाई, अब ये तो सिंपल सी चीज है, फील्ड एक्साइटेशन फेल तो सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क इतना ही बचेगा। ठीक है, आ जाओ इधर। अब देखो, सिंक्रोनस मोटर का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग टॉर्क को क्या कहते हैं? तो देखो, ये जो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ना, ये चारों टाइप के टॉर्क सिंक्रोनस मोटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क को बाय द वे हम लोग कहते हैं ब्रेक अवे। कोई चीज रुकी हुई है, जंजीरों से बंधी है, तो हम क्या बोलेंगे? ब्रेक अवे माय फ्रेंड, तोड़ के भाग जाओ। ब्रेक अवे, तोड़ो और भागो, ब्रेक अवे। तो स्टार्ट करना किसी भी चीज को मतलब ब्रेक करो और जाओ, दौड़ो, दौड़ो मतलब तोड़ जाओ और दौड़ो, घूमो। तो स्टार्टिंग करना मतलब ब्रेक अवे करना। फिर रनिंग करना, तो रनिंग टॉर्क है ही है। फिर आता है पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। अब ये क्या चीज है? देखो, तो स्टार्टिंग टॉर्क तो ब्रेक अवे टॉर्क है, मैंने तुम्हें बता ही दिया है ना। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो क्या है भाई? ब्रेक अवे टॉर्क। ये स्टार्टिंग टॉर्क, ब्रेक अवे टॉर्क। फिर रनिंग टॉर्क होता है, जिसे फुल लोड टॉर्क भी कहते हैं। मशीन लोड के साथ कितने टॉर्क पर कितना टॉर्क पैदा कर रही है, वो फुल लोड टॉर्क हो गया। अब आता है पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। पुल इन टॉर्क का क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हम रोटर को पोनी मोटर से चालू करते हैं और उसको लेस देन एनएस पे घुमाते हैं। जब हमारा रोटर मान लीजिए एनएस है 1500 और रोटर घूम रहा है 1480 पे, तो हम क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं। तो जब एनर्जाइज किया मतलब करंट फ्लो करी रोटर में, तो अब उसमें क्या आ गए? पोल्स डेवलप हो गए। स्टेटर में पोल्स हैं, स्टेटर में सप्लाई दी है सिंक्रोनस मोटर में, रोटर में भी पोल्स हैं। दोनों के पोल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे, बंधन में बंध जाएंगे और फिर दोनों साथ साथ घूमेंगे। तो जिस पावर के साथ दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और रोटर और स्टेटर के पोल्स एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं, उसे कहते हैं पुल इन टॉर्क। स्टेटर ने रोटर को पुल इन कर लिया, आजा भाई चल मेरे साथ चल, समझे? तो पढ़ लीजिएगा, यही सब लिखा हुआ है। और पुल आउट टॉर्क क्या होता है? पुल आउट का मतलब है जैसे दोनों साथ साथ में घूम रहे हैं। अब आपने क्या किया? रोटर के ऊपर लोड बढ़ाया 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 बढ़ाया, धीरे धीरे रोटर की स्पीड क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब रोटर और स्टेटर के बीच में लिंक टूट जाएगा। तो जब वो टूटने वाला होता है, पुल आउट होने वाला होता है, उसे ही कहते हैं पुल आउट टॉर्क। मतलब मैक्सिमम कितना वो झेल सकता है। ठीक है, इफ द रोटर इज रनिंग एट मैक्सिमम टॉर्क बियॉन्ड दैट स्लाइट इंक्रीज इन लोड कॉजेस द मोटर पुल्स आउट द सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनिज्म से बाहर निकल जाता है। क्लियर? ये है चार तरीके के टॉर्क: स्टार्टिंग, रनिंग, पुल इन,
पुल आउट। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम। आ जाओ इधर, देखो भाई अब इधर क्या बोल रहे हैं, फॉर वेरी लो स्पीड एंड हाई पावर के लिए कौन सी एसी मोटर सबसे बढ़िया है। सिंक्रोनस मोटर को हम हमेशा कम स्पीड के लिए प्रेफर करते हैं, आसपास 300 आरपीएम या उससे कम के लिए, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर को जनरली हम सैलिएंट पोल के लिए यूज करते हैं और सैलिएंट पोल की स्पीड कम होती है, तो हमेशा लो स्पीड में एसी मोटर कौन सी प्रेफरेबल होगी, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सैलिएंट पोल वाली, ऑब्वियसली बात। लो स्पीड एंड हाई पावर के लिए बेस्ट सूटेड एसी मोटर जो है वो सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर है। क्लियर है। और एनएचपीसी का जो एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था जेई का, उसमें सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग भी पूछी थी, पावर रेटिंग। उसका आंसर क्या था, 150 किलोवाट से 15 मेगावाट, ठीक है। इसको भी लिख लेना कहीं पे। चलो इसको बताओ, एक सिंक्रोनस कंपनसेटर इज ए सिंक्रोनस मोटर। जो सिंक्रोनस कंपनसेटर है वो क्या है, एक सिंक्रोनस मोटर है। किस पर चल रही है वो, विदाउट ए मैकेनिकल लोड या विद अ मैकेनिकल लोड। तो पहली बात तो कोई भी लोड नहीं लगा होता, ठीक है, तो ये हट गया। तो विद मैकेनिकल, विदाउट मैकेनिकल लोड है, मतलब कोई भी लोड नहीं लगा है, तब सिंक्रोनस मोटर जब काम कर रही है तो उसे सिंक्रोनस कंपनसेटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, आपकी जो एक्साइटेशन है वो वेरिएबल नेचर की है या फिक्स्ड नेचर की है। तो हम सिंक्रोनस मोटर से अलग अलग तरीके के पावर फैक्टर से पर काम करा सकते हैं। ओवर एक्साइटेशन देंगे तो कौन सा करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर। अंडर एक्साइटेशन देंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर। तो जैसा लोड होगा उसके हिसाब से हम लोग मोटर का पावर फैक्टर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब एक्साइटेशन वेरिएबल हो। तो विदाउट मैकेनिकल लोड एंड वेरिएबल एक्साइटेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस कंपनसेटर एक सिंक्रोनस मोटर ही है जिस पर कोई लोड नहीं है और वेरिएबल एक्साइटेशन है जिससे पावर फैक्टर को चेंज किया जा सके, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए, जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर किस चीज का सोर्स है, क्या डिलीवर करता है। तो देखिए इन जनरल मैं आपको बताता हूं, एक जनरेटर जो है वो किस लिए बना हुआ है, पी को भी डिलीवर करता है और क्यू को भी डिलीवर करता है। और सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, ये पी को भी एब्जॉर्ब करता है और क्यू भी एब्जॉर्ब करता है। तो जब कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी, ओवर एक्साइटेशन अंडर एक्साइटेशन वो सब हटा दो, तो सिंक्रोनस जनरेटर किसका सोर्स है, पी और क्यू दोनों का। बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर दोनों को ही डिलीवर करता है और सिंक्रोनस मोटर दोनों को ही क्या करता है मेरे भाई, एब्जॉर्ब करता है। हाँ ये बात अलग है कि सिंक्रोनस मोटर को जब ओवर एक्साइटेड कर देते हैं तो वो क्यू डिलीवर करने लगता है ना। वो सब चीजें अलग है। अगर नॉर्मली बात करेंगे जनरेटर किस लिए बना है, पी और क्यू देने के लिए, पावर देने के लिए, और मोटर पावर एब्जॉर्ब करके हमें इलेक्ट्रिकल पावर एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल आउटपुट देने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड किसकी तरह काम करेगी, आप ही बता दो। सिंक्रोनस मोटर है ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे, तो आपको पता ही है इसका ग्राफ कैसे बनता है। कौन से पावर फैक्टर पे काम करेगा फटाफट बोलो। जी हाँ, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। सिंक्रोनस मोटर ये यूपीएफ, ओवर एक्साइटेड में लीड और अंडर एक्साइटेड में लैग। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, क्यू डिलीवर करता है, रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो किसकी तरह काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर की तरह, ठीक है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। और बाप रे, देख रहे हो भाई, सब पेपर की पसंद ये इकलौता क्वेश्चन। इफ द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड, सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइट करें तो पावर फैक्टर कैसा होएगा, लैगिंग। देख रहे हो भाई, डिमांड में है ये बहुत, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का ये क्वेश्चन बहुत ही डिमांड में है, बहुत ज्यादा। तो सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेड में लैगिंग पावर फैक्टर में काम करेगा, बहुत सिंपल है। चलो इसे बताओ, देखो व्हाट हैपेंस when a synchronous motor is connected to an infinite bus
while operating on leading power factor. तो सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। कौन सी एक्साइटेशन है मेरे दोस्त? ओवर एक्साइटेशन में। और ओवर एक्साइटेशन में क्या होगा? EF ग्रेटर देन VT होगा, तभी तो ओवर एक्साइटेशन बोल रहे हैं। तो एक्साइटेशन वोल्टेज विल बी इंडिपेंडेंट, जी नहीं। मोर देन दैट, जी हाँ। एक्साइटेशन वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा, तभी तो ओवर एक्साइटेशन है। बस खत्म क्वेश्चन। अब देखिए इसे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन सब आने वाले हैं। आगे के 15-20 मिनट आपके लिए इतना खतरनाक लेवल का नॉलेज देने वाले हैं आपको, आपको मजा आ जाएगा। बस आपको थोड़ा फोकस के साथ सुनना है। अब मैं जो भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान ध्यान रखना। एन ऑल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस। इफ फील्ड करंट इज डिक्रीज्ड, तो आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा? ये सारे के सारे जो 4-5 क्वेश्चन है जिसमें पावर फैक्टर की चेंज होने की, करंट की चेंज होने की बात होती है, ये वी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर का वी कर्व कैसे बनता है? आइए आइए, हमें अच्छे से पता है ऑल्टरनेटर का वी कर्व बनता तो यही है, बस पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। ये यूपीएफ है, यहां पर होता है लैग और यहां पर होता है लीड, ठीक है? तो ऑल्टरनेटर इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, फील्ड करंट इज डिक्रीज्ड, आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा? अब देखो, क्या इसमें आपको ये कहा है कि कहां से डिक्रीज हो रही है, पहले कहां पर थे? कुछ भी नहीं कहा ना, तो आप क्या किया करो, हमेशा इसको बीच में मान लिया करो कि यहां पर हूं मैं खड़ा। अब मैं यहां खड़ा हूं, फील्ड करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब पीछे ले के जा रहे हैं। तो बताइए, IF अगर डिक्रीज हो रहा है तो आर्मेचर करंट क्या हो रही है? देखो, ये तो इंक्रीज हो रही है, समझे? IA इंक्रीजेस, देन इट्स आर्मेचर करंट विल बी इंक्रीज, और पावर फैक्टर कैसा जा रहा है? लीडिंग। पावर फैक्टर कैसे नेचर का है? लीडिंग नेचर का। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बता दो? करंट इंक्रीजेस विद जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। है सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस ग्राफ के थ्रू देखना है। करंट को घटाया तो आर्मेचर करंट बढ़ी ग्राफ के हिसाब से, पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का है ऑल्टरनेटर में, ठीक है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। सपोज दैट अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग ऑन नो लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा है, बना लेते हैं। आइए आइए, ठीक है? यहाँ पे यूपीएफ, ये लीड और ये लैग। अब क्या कह रहा है? नो लोड पे यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, इसने इसमें बोल दिया यहां काम कर रहा है, ठीक है? What will be the magnitude of power factor if the field current is increased? अब इंक्रीज कर रहा है, बताइए करंट क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। IF अगर इंक्रीज करेंगे तो भी करंट इंक्रीज होगा, एंड पावर फैक्टर कहां जा रहे हैं? लीडिंग पे जा रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? मैग्नीट्यूड ऑफ पावर फैक्टर इफ द फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड, पावर फैक्टर हो रहा है लीड और करंट हो रही है इंक्रीज। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का और करंट इंक्रीजिंग नेचर की है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है भाई। आप इन क्वेश्चंस को बार बार करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है? अभी और भी 3-4 क्वेश्चन है, अब नया कॉन्सेप्ट और असली कॉन्सेप्ट तो अभी स्टार्ट होगा, चिंता मत करो, ठीक है? पिक्चर भी बहुत बाकी। अब देखिए इधर, व्हाट हैपेंस व्हेन बैक EMF of synchronous motor is less in magnitude than the supply voltage? EF लेस देन VT है, मतलब कौन सा एक्साइटेशन? अंडर एक्साइटेशन। और अंडर एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस मोटर क्या रहता है? सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किससे कौन सा रहता है? लैगिंग, ठीक है? तो द मोटर पावर फैक्टर ऑफ मोटर बिकम्स यूनिटी, द मोटर हैज अ लैगिंग पावर फैक्टर। अंडर एक्साइटेशन पे सिंक्रोनस मोटर में कौन सा पावर फैक्टर होता है? लैगिंग नेचर का पावर फैक्टर होता है। अब ये जो चीज है ना, असली चीज यही है, मैं इसी की बात कर रहा था। 2-3 क्वेश्चंस है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अ 3-phase synchronous motor is running at half load, unity power factor, ठीक है? Its load is increased to full load with no change in excitation. न्यू पावर फैक्टर क्या होगा?
सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है। आप पहले इन ग्राफ्स को देखिए। ये वाला ग्राफ तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको ये ग्राफ देखना है। यहां पे आप देख रहे हैं जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है वो क्या है, वो नो लोड का ग्राफ है मेरे दोस्त। ये जैसे थोड़ा सा लोड बढ़ा तो देखिए आर्मेचर करंट जो है वो थोड़ी और ऊपर चली गई, यहां की जगह यहां चली गई, और ये ग्राफ है हाफ लोड का। फिर और करंट बढ़ा और लोड बढ़ा तो करंट और ऊपर जाएगी, हमारा ग्राफ बन जाएगा फुल लोड का। मतलब जो वी कर्व है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वो थोड़ा ऊपर 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 शिफ्ट होता है, और थोड़ा राइट में, थोड़ा सा राइट में ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, पहले यहाँ फिर और ऊपर फिर और ऊपर। अगर हम पावर फैक्टर के कर्व की बात करें तो वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड वी कर्व बनता है। तो देखिए नो लोड पे था यहाँ पे, ये है नो लोड। हाफ लोड पे ग्राफ कहाँ खिसक गया, थोड़ा सा राइट साइड में खिसक गया। पहले ग्राफ का पीक यहाँ था, अब यहाँ है, तो कहाँ खिसक गया, हाफ लोड पे इधर राइट में खिसक गया। और फुल लोड पे और लोड बढ़ने पे और राइट में खिसक गया, पहले यहाँ फिर यहाँ, तो थोड़ा और राइट में खिसक गया। पावर फैक्टर का ग्राफ जाता है राइट में, करंट का ग्राफ जाता है अबव, ऊपर। क्लियर है। हमें ज्यादातर जो केस देखना है वो पावर फैक्टर वाला देखना है, तो इंपॉर्टेंट ये है। करंट का तो अंदाजा हम लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, लोड घटेगा तो करंट कम ड्रॉ करेगा। मेन दिक्कत आती है पावर फैक्टर में, उसे समझना है। देखिए तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर रन कर रहा था हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। हमें पावर फैक्टर ही मेन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ मैं बना लेता हूँ ऐसे। किस पे काम कर रहा है, हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब इधर काम कर रहा है कि नहीं, इधर काम कर रहा है हमारा मोटर। अब क्या हुआ, इट्स लोड इज इंक्रीज्ड टू फुल लोड। आप बताइए ग्राफ कहां खिसकेगा, सर राइट में खिसकेगा, तो राइट में खिसका दो ग्राफ को, ये खिसक गया राइट में। नो चेंज इन फील्ड एक्साइटेशन, एक्साइटेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्साइटेशन पहले भी यहां थी, ये एक्साइटेशन है ना, ये पावर फैक्टर है। एक्साइटेशन पहले भी यहां थी, एक्साइटेशन अब भी यही रहेगी, यही रहेगी, लेकिन ग्राफ चेंज हो गया। तो ग्राफ में वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट यहां पर है। नहीं समझ में आया सर, अरे मेरे भाई देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास हाफ लोड था, ठीक है, लास्ट बार समझा रहा हूं समझ लेना, ठीक है। तुम्हारे पास हाफ लोड था और जो एक्साइटेशन था वो यूनिटी पावर फैक्टर का था। यहां पे खड़े हो तुम यहां खड़े हो, ठीक है चमन चप्पू, ओके। अब तुम्हारा लोड बढ़ गया तो ग्राफ आगे खिसक गया, लेकिन तुम नहीं खिसके, एक्साइटेशन चेंज नहीं हुई, तो ग्राफ आगे खिसक के कहां चला गया, यहां चला गया। तो तुम यही हो, अब नए लोड के हिसाब से तुम इस जगह कट करोगे, तुम तो यही हो ना। तुम बस मुझे ये बता दो कि सिंक्रोनस मोटर में ये जो पॉइंट है यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर होगा ना इस ग्राफ का, लेकिन इधर क्या होगा नए वाले ग्राफ का, लीडिंग या लैगिंग, ऑब्वियस सी बात है लैगिंग होगा ना, और इधर होगा लीडिंग। सिंक्रोनस मोटर की बात चल रही है, तो नया पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, समझे। बस इतना सा ही केस था, समझे। नहीं समझ में आया है तो और ट्राई करिएगा, एक और बार रिवाइंड करके देखिएगा, खुद से दिमाग लगाइए, पक्का आ जाएगा। अभी दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं, क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग इस वीडियो को अभी पॉज करो और इसको खुद से पहले ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। करो पॉज, देखो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, अ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर एट फुल लोड। मोटर ये फुल लोड पे है। इफ लोड ऑन इट शाफ्ट इज रिड्यूस्ड टू हाफ वैल्यू, न्यू पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए पहले किस पे चल रहा था, फुल लोड पे चल रहा था, तो हम इसको बना लेते हैं, फुल लोड पे चल रहा था। और किस पर काम कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर में, मतलब इस जगह काम कर रहा है, और तुम इस जगह खड़े हो, ठीक है। अब बोल रहा है लोड इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हाफ रिड्यूस किया है,
बढ़ाते तो राइट साइड, रिड्यूस करेंगे तो लेफ्ट साइड। भाई इससे ज्यादा सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं समझाया जा सकता और आप कहीं भी नहीं सीख सकते, इससे आसान मेथड बना ही नहीं है। तो क्या करेंगे अब यहाँ खिसक गया ग्राफ हमारा और ये आ गए, आप आ गए इधर। आप तो वहीं खड़े हो लेकिन ग्राफ लेफ्ट में खिसक गया क्योंकि लोड आधा हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप यहीं खड़े हो तो इस वाले ग्राफ पे देखिए, ये यूनिटी पावर फैक्टर वाला पॉइंट है, तो इधर कौन सा पॉइंट है, इधर कौन सा पावर फैक्टर होगा नए वाले ग्राफ का? ऑब्वियस सी बात है लीड। और यहाँ पे कौन सा पावर फैक्टर होगा? लैग। तो अब आपका नया पावर फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? लीडिंग। समझे मेरे भाई? बहुत ही शानदार तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अंडरस्टूड? एक और क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको, बताइए। If the excitation and terminal voltage of synchronous motor are kept constant, फिर से excitation constant है and the load is increased, लोड को इंक्रीज कर दिया, तो देखिए सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहे हैं, ये पावर फैक्टर है ऐसे, पहले एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो हम इसी पॉइंट पर ले लेंगे, ठीक है। अब लोड इंक्रीज कर दिया तो राइट साइड चला गया, तो बस अगर इसके हिसाब से देखेंगे ये यूपीएफ है, तो आप यहां पे खड़े थे पहले, तो अब इधर इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ये लेफ्ट में आ गया ना, ये आ जाएगा लैग। तो लोड इंक्रीज कर दिया तो आर्मेचर करंट क्या होगी बताओ? लोड इंक्रीज करने से आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी और पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का हो जाएगा। आर्मेचर करंट इंक्रीजेस एंड पावर फैक्टर बिकम्स मोर लैगिंग। आंसर इज सी। ये सारे आपके एस से जेई के क्वेश्चंस है, ठीक है। इस तरीके से आपको ढेर करना है, इस कॉन्सेप्ट में कभी गलती होगी ही नहीं, मेरी गांठ बांध लीजिए बात की, ठीक है। एक और खतरनाक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, और ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली क्लोज। देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है, अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। विथ द रिडक्शन ऑफ डीसी एक्साइटेशन, अगर कम करें तो सिंक्रोनस मोटर ड्रॉस मोर करंट फ्रॉम सप्लाई मींस एट लोअर लैगिंग पावर फैक्टर। तो सिंक्रोनस मोटर देखो, ये करंट होती है ना, ये करंट का ग्राफ है। अगर आप यहां खड़े हो, कुछ नहीं दिया है तो यहां पे खड़े हो जाओ बीच में यूपीएफ पे, आपने एक्साइटेशन घटाई, रिडक्शन ऑफ डीसी एक्साइटेशन, तो बताओ करंट बढ़ेगी कि नहीं? देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट बढ़ेगी, सिंक्रोनस मोटर ड्रॉस मोर करंट, जी हाँ। और यहाँ पर कौन सा पावर फैक्टर होता है सर? इधर लैग होता है, और यहाँ पे कौन सा होता है? लीड होता है, और पावर फैक्टर बिकम्स लोअर लैगिंग। क्या ये बात सही है? एकदम ट्रू स्टेटमेंट है ये। दूसरा पढ़िए, a synchronous motor is supplying load at unity power factor, वही बात कर रहे हैं। if the load on the motor is increased keeping its excitation and terminal voltage constant, the power factor will be lagging। अभी अभी इससे पहले ये क्वेश्चन किया है, लोड को इंक्रीज करें, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज करें तो पावर फैक्टर कौन सा होगा? पावर फैक्टर लैगिंग होगा, वही बोल रहा है। if the load on the motor is increased keeping its excitation terminal voltage constant, the power factor will be lagging, जी हाँ, ये वो ग्राफ खिसकाने वाले मेथड से सही हो गया। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन इट इज ओवर एक्साइटेड कंडीशन, क्या ये बात सही है? एकदम 100% सही है। एंड लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली बात है फिर रॉन्ग हो जाएगा। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई मेन इज मैक्सिमम फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एट वेयर द फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई इज जीरो। फेज एंगल वी एंड आई का जीरो है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड है। प्योरली रेजिस्टिव लोड मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, और यूनिटी पावर फैक्टर पर आप बताइए करंट क्या होती है? देखिए ये रही करंट, करंट इज मिनिमम, आईए इज मिनिमम, और यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, इसीलिए ये गलत है, मिनिमम होगा यहाँ पे, मैक्सिमम नहीं होगा। बहुत ही शानदार और खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था ये, मजा आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट सच में आपके दिमाग में उतर गया है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जो भी कर सकते हो कर दो, ठीक है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है इस टॉपिक का। चले आगे, चले चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को बताओ। व्हाट वैल्यू ऑफ टॉर्क इज अवेलेबल इन ए सैलिएंट पोल रोटर इवन एट जीरो एक्साइटेशन? तो कौन सा टॉर्क बचता है? सिर्फ रिलक्टेंस टॉर्क बचता है हमारे पास, है ना। जीरो एक्साइटेशन पे बात कर रहे हैं ना, तो ये बोल रहा है कि टॉर्क जो है रिलक्टेंस वो कैसी वैल्यू है? मीडियम, हाई, वेरी स्मॉल, जीरो। तो ये वेरी स्मॉल वैल्यू होती है,
ठीक है। जो रिलक्टेंस टॉर्क है एक्चुअली में ये काफी कम वैल्यू का होता है, तो इसको हम लगा देंगे वेरी स्मॉल। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ टॉर्क, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टॉर्क बचता है जब एक्साइटेशन खत्म कर देते हैं। तो अब देखिए, बाय विच मेथड कैन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर बी रिवर्स्ड, किस मेथड से हम लोग सिंक्रोनस मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सप्लाई के टर्मिनल्स होते हैं थ्री फेज, उनमें से किसी दो को इंटरचेंज कर देते हैं, बस उससे हो जाता है। रिवर्सिंग सप्लाई फेज सीक्वेंस, रिवर्सिंग द करंट, रिवर्सिंग पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स, रिवर्सिंग द प्लेसिंग ऑफ मोटर फिजिकली। रिवर्सिंग सप्लाई फेज सीक्वेंस चेंज कर दो किसी दो, या फिर लिख दो इंटरचेंज एनी टू फेज टर्मिनल्स, एनी टू सप्लाई फेज टर्मिनल्स, या फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दो, ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। तो उस तरीके से डायरेक्शनल रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रिवर्स हो जाएगी। अब आ जाओ इधर, द डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द करेक्ट टाइमिंग फॉर द सिंक्रोनाइजिंग ऑफ टू अल्टरनेटर्स, दो अल्टरनेटर्स करेक्टली सिंक्रोनाइज हो गए हैं, उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, सिंक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये तो एक रटने वाला क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। सिंक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग पता कर लेते हैं कि दोनों डिवाइस एकदम सेम सिंक्रोनिज्म में आ गए हैं। सिंक्रोनिज्म में आने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, फेज सीक्वेंस सेम हो गया ही। अब आ जाइए इधर, देखिए, विद रेफरेंस टू ऑल्टरनेटर ट्रू और फॉल्स बताना है। रोटेटिंग फील्ड सिस्टम, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटेट कर रही है, मतलब रोटर पर है, एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ स्पार्किंग एट द स्लिप रिंग्स। तो बताइए, जब हम रोटर पे डीसी सप्लाई देते हैं तो कोई करंट रिवर्सल तो हो नहीं रहा है, कोई स्पार्किंग होगी नहीं होगी, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल करंट है। तो ये एकदम सही बात है। फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर लगाएंगे तो कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे, लार्ज मशीन में यही करते हैं। मोस्ट ऑल्टरनेटर्स हैव स्टेटर आर्मेचर एंड रोटर एज फील्ड, ज्यादातर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, यही तो होता है, हम पढ़ते हैं ना एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड, तो वही लिखा हुआ है, ज्यादातर में यही होता है। सही बात है, दोनों ट्रू है। अब इधर आ जाइए, देखो ये पिच फैक्टर का क्वेश्चन है। 10 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटर में 180 स्लॉट्स हैं, आर्मेचर कॉइल्स को शॉर्ट पिच कर दिया है 2 स्लॉट से, तो व्हाट इज द पिच फैक्टर। मैंने आपको अल्फा पढ़ाया था, नंबर ऑफ स्लॉट्स जिनसे शॉर्ट पिचिंग की गई है इनटू बीटा, तो 2 स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग की गई है इनटू बीटा, बीटा कितना होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, स्लॉट्स है 180, पोल्स हैं 10, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो पिच फैक्टर होता है cos अल्फा बाय 2, कितना आ गया cos 10 डिग्री आ गया। ठीक है, 4। विद रेफरेंस टू सिंक्रोनस मोटर ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर में बोल रहा है परसेंटेज स्लिप इज ऑलवेज जीरो, या स्पीड रेगुलेशन इज ऑलवेज जीरो। स्लिप क्या होता है, ns माइनस nr अपॉन ns, और सिंक्रोनस मोटर के लिए रोटर किस स्पीड पे घूमता है, nr खुद ns के बराबर होता है, तो इसीलिए स्लिप हमेशा जीरो रहे। बिल्कुल करेक्ट बात। और सिंक्रोनस मोटर के रोटर की स्पीड को चेंज करते हैं क्या, नहीं, वो तो ns पे ही घूमता है, उसका नाम ही सिंक्रोनस मोटर है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, तो कोई भी स्पीड चेंज तो होता नहीं है, तो स्पीड रेगुलेशन इज ऑलवेज जीरो। जी हाँ, नो लोड फुल लोड की स्पीड सेम ही है, तो वो भी जीरो है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका भी ट्रू ट्रू, दोनों ही ट्रू है। देखो ये क्वेश्चन एक, अब देखो इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें दे रखी है लेकिन यूज बहुत ही कम होगा। ठीक है, ध्यान से तसल्ली से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, 3 फेज इतना किलोवाट वोल्ट 50 हर्ट्ज 1000 आरपीएम सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर डेवलप्स इतना पावर, नेगलेक्टिंग लॉसेस कैलकुलेट द ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। देखो, डेवलप्ड टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, डेवलप्ड पावर के डिवाइड बाय ओमेगा स्पीड। पावर दे रखी है, स्पीड क्या होता है 2 पाई n बाय 60। अब आप मुझे बताइए 60 अपॉन 2 पाई डेवलप्ड पावर अपॉन n, क्या आपने डीसी मशीन के अंदर इस तरीके का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला 60 अपॉन 2 पाई को सॉल्व करके 9.55 आ जाता है, और ये डेवलप्ड पावर अपॉन स्पीड बचेगा। यहाँ पे EBIA होता था पावर की जगह, बताओ ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने,
बिल्कुल पढ़ाया है 60/2 पाई को सॉल्व करके। बस अगर आपको ये फॉर्मूला क्लिक कर गया पेपर में कि हाँ डेवलप टॉर्क निकालना है, तो पावर भी दे रखी है, अपन स्पीड कर देना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन ही सॉल्व, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। देखो 9.55 पावर दे रखा है 100 किलोवाट, अपन स्पीड दे रखी है 1000, सब कुछ उसने सॉल्व करके दिया है। क्या आ गया 955 न्यूटन मीटर। अब देखो जब मैंने आपको बोला था इस तरीके वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला जी डायरेक्टली सॉल्व कर देता है क्वेश्चन। तो देखो कितना खतरनाक तरीके से सीधे के सीधे आंसर आ गया आपका, है ना। तो भाई जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो आपके एग्जाम के हिसाब से ही मैं समझा हूँ, उसको स्ट्रेटेजाइज किया हूँ, फिर बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोग मेरी बातों को सुना और माना करिए, पेपर में बहुत कम आएगा। समझ गए, समझ चप्पू। आ जाओ इसे बताओ। सिंक्रोनस मशीन में मशीन का साइज घटा रहे हैं तो क्या होगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो, रेजिस्टेंस इंक्रीज, आर्मेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज, आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, आर्मेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज, दो गए। सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करते हैं। मशीन का साइज घट रहा है, ठीक है, मशीन साइज डिक्रीजेस, इसका मतलब छोटी मशीन है, छोटी मशीन होगी, मशीन लार्ज मशीन ज्यादा रेटिंग की होती है, छोटी मशीन कम रेटिंग की होती है। रेटिंग लेस, करंट कम हो जाएगा, आइए लेस, करंट कम हो जाएगा, इसका मतलब जो लीकेज है वो भी कम हो जाएगा। और लीकेज फ्लक्स अगर डिक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो रिएक्टेंस है लीकेज वाला वो भी घट जाएगा। एक क्रोनोलॉजी है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज, लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीजेस, तो रिएक्टेंस जो है, अब लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस तो उसका ही पार्ट है, एक्सेस डिक्रीज हो जाएगा। सिंक्रोनस रिएक्टेंस किससे मिलकर बना है, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन वाला रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा, इफेक्ट कम होगा, लीकेज भी कम होगा, ठीक है। मशीन का साइज घट रहा है बेसिकली, तो रिएक्टेंस की वैल्यू घट जाएगी लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, विच ऑप्शन इज ट्रू रिलेटेड टू शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, ठीक है। अगर वाइंडिंग को शॉर्ट पिचिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच्ड टाइप वाइंडिंग बताना है। पहले एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज। तो देखो एडवांटेज में कह रहा है डिक्रीज द हार्मोनिक कंटेंट, ठीक लग रहा है, हार्मोनिक्स कम करता है। इंक्रीज द वोल्टेज ऑन आर्मेचर वाइंडिंग, आप मुझे बताइए अगर मैं ईएमएफ के अंदर इक्वेशन देखूं तो क्या होता है, 4.44 एफ नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इंटू फाइव इंटू केपी इंटू केडी, केपी का वैल्यू क्या है, लेस देन वन, केडी का वैल्यू क्या है, लेस देन वन। अगर फुल पिच वाइंडिंग होता तो केपी 1 होता, और शॉर्ट पिच है तो केपी लेस देन 1 है, और ईएमएफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ड्यू टू शॉर्ट पिचिंग ईएमएफ बढ़ा या घटा, हमेशा याद रखेंगे भाई, ड्यू टू शॉर्ट पिचिंग, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ईएमएफ मैग्नीट्यूड रिड्यूसेस, शॉर्ट पिचिंग करने की वजह से डिक्रीज होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से भी डिक्रीज होगा, क्योंकि उसकी भी सेम ही कहानी है, वो भी लेस देन 1 होता है। शॉर्ट पिचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कम कर देता है थोड़ा सा, लेकिन उसकी वेवफॉर्म की क्वालिटी को सुधार देता है, ठीक है ना। वेवफॉर्म की क्वालिटी सुधारता है, हार्मोनिक्स कम करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा घटा देता है। तो एडवांटेज क्या है, इंक्रीज द आर्मेचर वोल्टेज, गलत, इंक्रीज द वोल्टेज, गलत, डिक्रीज द हार्मोनिक कंटेंट, ये सही है। फिर इसको देखिए, एडवांटेज ये हो गया डिक्रीज द हार्मोनिक कंटेंट, है ना। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिक्रीज द वोल्टेज, डिक्रीज द वोल्टेज, सही बात है, डिसएडवांटेज है वोल्टेज को डिक्रीज करना। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर इज ग्रेटर देन यूनिटी या लेस देन यूनिटी, पिच फैक्टर की जो वैल्यू है वो लेस देन यूनिटी होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4। मस्त क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होने चाहिए आजकल पेपर में, जो कि
स्टूडेंट की मेंटल लेवल को चेक करें। मजा आ गया इस क्वेश्चन में, है ना। और भाई इसी के साथ, इसी मजे के साथ हमारा सिंक्रोनस मशीन का पार्ट भी ओवर होता है। सच बता रहा हूं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी तक कन्विंस नहीं हो पाए हैं इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स को खरीदने के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आ रहे, थोड़ी बहुत सर से ऊपर चीज आ रही है, तो सिर्फ इतने रुपए में आपका काम 1 महीने के अंदर बहुत तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार इस कोर्स को परचेस करके देख लेना। आप स्टूडेंट से फीडबैक लेके देखिए जो ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल्ड है। लगभग 500 से ज्यादा बच्चे इस कोर्स को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और लगभग 200 से 300 बच्चे अब और इसको परचेज किए हैं। मतलब कहने का लगभग 1000 के अराउंड डेटा पहुंच रहा है। 1000 बच्चों के आसपास इस कोर्स से रूबरू हो चुके हैं। आप भी ट्राई करिए एक बार, आपको कंटेंट को लेके कोई भी शिकायत नहीं होगी। एज यू नो, आई एम नोन फॉर दी कंटेंट ओनली, है ना, मैं जाना जाता हूँ कंटेंट के लिए ही। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के। सो स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़िए, पेपर में टॉप करिए, पेपर में सक्सेसफुल होइए। और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ऋषभ अग्रवाल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। इंडक्शन मशीन हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।